हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडू पढ़ाई पर। व्यूवर्स, आई होप आप सभी की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और आज मैं हूँ आप सभी के बीच एक नए टॉपिक, मैंने थ्योरी सारी कवर करवा दी हैं और आज मैं हूँ आप सभी के बीच एक नए टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि। तो आज के सेशन में मैं आपको बुद्धि के बारे में सारे फैक्ट्स बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बुद्धि। अब आप समझिए कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि आप सबको बेसिक नॉलेज होगी कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि मेरे अंदर भी है, बुद्धि आपके पास भी है। तो ये बुद्धि टर्म आखिर में होता क्या है? बुद्धि को हम बोल सकते हैं कि हमारी मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी मीन्स मानसिक क्षमता। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी टास्क हमारे सामने आता है तो हम उस वर्क को कैसे करते हैं। किसी टास्क को करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत होती है। हम अपने माइंड का यूज करके ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि हम अगर कुछ रीजनिंग कर रहे हैं, हम तर्क कर रहे हैं, तर्क भी अगर हम करते हैं तो अपने बुद्धि का यूज करके ही तर्क करते हैं। अगर आप पेपर भी देते हो, पेपर सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहाँ पर भी आप कैसे पेपर सॉल्व कर लेते हो? आप अपने बुद्धि का यूज करके ही पेपर को सॉल्व कर पाते हो। तो बुद्धि जो है इसे हम जनरल टर्म्स में अपने मेंटल एबिलिटी हम इसे बोल सकते हैं, यानी कि हमारी मानसिक क्षमता। बेसिक सबसे बेसिक टर्म्स में आप इसे बोलोगे कि ये मानसिक क्षमता होती है बुद्धि। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में कि ये जो टर्म है बुद्धि कहाँ से आया, इसे किसने दिया, इसके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो बुद्धि टर्म आया है बुद्धि, तो इस बुद्धि शब्द को सबसे पहले दिया था इंग्लैंड में एक जो थे फ्रांसिस गाल्टन नाम था एक पर्सन का, फ्रांसिस गाल्टन। और ये निवासी थे इंग्लैंड के। इन्होंने 1885 में यानी कि 1885 में इन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। यानी कि इन्होंने बताया कि ये जो टर्म बुद्धि है सबसे पहले गाल्टन साहब ने दिया। ऐसे उसके पहले बुद्धि नाम का कोई जिक्र नहीं था, कहीं पर भी ये वर्ड बुद्धि एग्जिस्ट नहीं करता था। बट 1885 के बाद से इस टर्म को यूज किया जाने लगा, इसको उन्होंने नाम दे दिया बुद्धि। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिनेट ने 1908 में किया। यानी कि मानसिक आयु क्या होती है कि मानसिक आयु होती है हमारी बुद्धि कितनी है। मान लीजिए मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वो अभी है 8 इयर्स का, लेकिन उसका माइंड बहुत शार्प है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है और वो 12 इयर्स के बच्चे जितना उसका बुद्धि है। तो मानसिक आयु मीन्स मेंटल एज। तो मेंटल एज वर्ड दिया था अल्फ्रेड बिने ने दिया था और 1908 में दिया था। ये सारी बातें आपको इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट्स में लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिखते जाइए, या फिर आप अगर इसे मेमोराइज कर सकते हैं तो आप साथ ही इसे मेमोराइज करते चलिएगा कि मानसिक आयु मेंटल एज का टर्म दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने 1908 में। अब ये इन्होंने टर्म क्यों दिया था? क्योंकि 1905 में इन्होंने बुद्धि मापन का प्रयोग या फिर बुद्धि मापन का टेस्ट आप बोल सकते हो, आईक्यू टेस्ट, इन्होंने क्या किया था, बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया था अल्फ्रेड बिने ने किया था और प्लस थियोडोर साइमन ने, दोनों ने मिलकर बुद्धि मापने के लिए एक प्रयोग किया था, यानी कि टेस्ट किया था 1905 में। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहली बार किसने और कब किया था? तो आप बताओगे कि बुद्धि मापन का प्रयोग या फिर टेस्ट 1905 में अल्फ्रेड बिनेट प्लस थियोडोर साइमन ने किया था। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि का सूत्र मीन्स आईक्यू का फॉर्मूला। आईक्यू को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आई रिपीट, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसका फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने, और स्टर्न और कोहलमान दोनों ने मिलकर दिया था 1912 में। स्टर्न ने और कोहलमान ने बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था 1912 में, और इन्होंने फॉर्मूला दिया था MA/CA। स्टर्न साहब का फॉर्मूला हमारा ये था MA/CA। MA यहाँ पर मेंटल एज, मैं पहले ही बताई हूँ, मानसिक आयु, और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल मीन्स वास्तविक एज। वास्तविक एज जैसे कोई बच्चा अगर एक बच्चे की एज 8 इयर्स है तो वो बच्चे की CA है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज है 8 इयर्स। 8 साल का बच्चा है तो वो उसकी हो गई CA क्रोनोलॉजिकल एज। और MA मीन्स उस बच्चे के अंदर कितनी मैच्योरिटी है, कितनी बुद्धि अब उसके अंदर आ गई। जैसे 8 साल का बच्चा है लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है 12 वर्ष के बच्चे की, तो हो जाती है उसकी MA यानी कि मेंटल एज।
नेक्स्ट, अब इन्होंने जब बुद्धि लब्धि का सूत्र दे दिया था 1912 में, तो इसके बाद टर्मन साहब एक थे। टर्मन साहब ने बोला कि नहीं, ये फॉर्मूला कुछ इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो टर्मन साहब ने, जो स्टर्न साहब ने फॉर्मूला दिया था उसको संशोधित किया, यानी कि रिवाइज्ड उन्होंने फॉर्मूला दिया बुद्धि लब्धि का, और उन्होंने फॉर्मूला दिया 1960 में। स्टर्न ने दिया था 1912 में, बट जो टर्मन साहब थे उन्होंने फिर से उसको रिवाइज किया और 1916 में उन्होंने फॉर्मूला दिया MA/CA × 100, यानी कि स्टर्न के फॉर्मूला को उन्होंने रिवाइज कर दिया, संशोधित कर दिया, और उन्होंने फॉर्मूला दे दिया MA/CA × 100। इसका मतलब कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100, यानी कि मानसिक आयु उन्होंने ऊपर की, नीचे लिखी वास्तविक आयु, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब इसको मैं इस फॉर्मूले से आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप में से किसी की एज मान लीजिए 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स हमारी रियल एज है, तो ये हमारी हो जाएगी नीचे CA, यानी कि वास्तविक आयु। बट मैच्योरिटी कितनी है उसके अंदर? मैच्योरिटी है 30 ईयर के पर्सन के अप्रॉक्सीमेट। तो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा मेंटल एज 30, और इसको हम अब करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो आप सब जानते हैं 25 से 100 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारे आंसर आ जाएगा 30 × 4 120। तो ये हो गई उस पर्सन की IQ। इसी तरह से आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर इस फॉर्मूला के थ्रू IQ आप किसी भी पर्सन की निकाल सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया था और 1908 में किया था। फिर बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहला टेस्ट अल्फ्रेड बिने ने किया था 1905 में। फिर बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी कि IQ का फॉर्मूला दिया था स्टर्न प्लस कोहलमान ने 1912 में, बट टर्मन साहब ने इसमें कुछ संशोधन किया, कुछ रिवाइज इन्होंने किया, और रिवाइज करके इन्होंने 1916 में एक नया फॉर्मूला दिया IQ वो क्या था MA/CA × 100, यानी कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला टर्मन साहब का था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, जो हमारे बुद्धि से बहुत बार एग्जाम में डेफिनेशंस आ जाते हैं और वहाँ पर डेफिनेशन दी गई रहती है और नीचे आपको टिक करना था कि किसकी डेफिनेशन है। तो ये बुद्धि की परिभाषाएं बहुत बार पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं, जिनमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने वो डेफिनेशन से चुनकर आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो फर्स्ट डेफिनेशन है रॉस साहब की। अब रॉस साहब ने बुद्धि को कैसे परिभाषित किया है, तो उन्होंने बोला कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, यानी कि नवीन परिस्थितियों से नए नए सिचुएशंस हमारे सामने आते रहते हैं, तो नए सिचुएशन से अनुकूलन, चेतन अनुकूलन, चेतन मीन्स हम जब कॉन्शियस हो, ऐसा नहीं कि हम अनकॉन्शियस हो और तब हम इसमें अडेप्ट कर रहे हो। नए सिचुएशन में हम कॉन्शियसली कैसे एडेप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं अपने आप को, कैसे एडजस्ट करते हैं इन सिचुएशंस में, उन्होंने बताया रॉस साहब ने कि इसे ही हम बोलते हैं बुद्धि, यानी कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नेक्स्ट परिभाषा है मन साहब की। अब मन ने कैसे डिफाइन किया परिभाषा को वो हम देखेंगे। तो मन साहब ने बोला कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की योग्यता है बुद्धि, यानी कि नए सिचुएशन से हम कैसे डील करते हैं, जब भी हमारे सामने कोई नया टास्क आता है तो हम उससे कैसे डील करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम बहुत कामली उसको सिचुएशन को डील करते हैं, तो कैसे हम उसको झेलने का मतलब यहाँ पर डील करने से है कि डील कैसे करते हैं नई सिचुएशंस में, ये माइंड की कैपेसिटी हमारी कि हम नई सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, इसे उन्होंने बताया कि ये होती है हमारी बुद्धि। नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड साहब की कि बर्ड साहब ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी। तो बर्ड साहब ने बोला है कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, यानी कि बुद्धि उन्होंने बताया, बर्ड साहब ने बताया कि बुद्धि जैसे हम कुछ भी तर्क करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं या फिर कुछ समझते हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उन्होंने बताया कि वही हम बुद्धि बोलते हैं उसे। तो बर्ड साहब की परिभाषा हो गई कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। नेक्स्ट है कि टर्मन। अब टर्मन साहब की क्या परिभाषा थी वो देखते हैं हम। तो टर्मन साहब ने बोला कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है।
अब बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। मतलब अमूर्त मतलब क्या होता है? अमूर्त, मूर्त और अमूर्त बहुत बार आपने सुना होगा। मूर्त यानी कि वो चीज़ें जो हमारे सामने हो, हमें दिख रही हो, बट अमूर्त वो जो हमारे सामने ना होते हुए भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वो होता है अमूर्त विचार। तो उन्होंने बताया कि टर्मन साहब ने बोला कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने देख रहे थे बुद्धि की परिभाषाएं। अब उन परिभाषाओं पर से ही हमारी बुद्धि की कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं हमारे सामने। तो बुद्धि की विशेषता क्या क्या होती हैं, तो हमने जो परिभाषाएं अभी तक पढ़ी उनसे ही हम निकालेंगे बुद्धि की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषता होती है बुद्धि की। तो चलिए देखते हैं। पहला मैंने लिखा है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। यानी कि बुद्धि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्मजात होती है, जन्म से जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके पास बुद्धि होती है, और ये हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। यानी कि अपने माता पिता के जीन्स से, अगर इंटेलिजेंट माता पिता हैं तो वो जीन्स हमारे अंदर भी आते हैं और हम पे इंटेलिजेंट होते हैं। ये ऐसा माना गया है, ये इसके बुद्धि की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जीन्स वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, तो वंशानुक्रम से जो हमारी बुद्धि होती है, इस पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम और वातावरण से। वंशानुक्रम से तो हो गया कि अगर इंटेलिजेंट माता पिता के बच्चे हैं तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस बच्चों में भी आएगा, बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। और साथ ही वातावरण, यानी कि बच्चा कैसे माहौल में रह रहा है। अगर बच्चा बहुत अच्छे माहौल में रह रहा है तो उससे भी उसकी बुद्धि बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और वही बच्चा अगर किसी ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर उसके आसपास की कुछ भी ज्ञान की चीज़ें नहीं है, कुछ भी इनोवेशन टाइप का कुछ नहीं है उसके आसपास में, तो वहाँ पर बच्चे की बुद्धि ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। तो ये है कि बुद्धि प्रभावित होती है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से। नेक्स्ट है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर लगभग मध्य किशोरावस्था तक होता है। यानी कि 15-16 साल तक में बुद्धि, जितना उसको बुद्धि को विकसित होना होता है वो बुद्धि वहाँ तक विकसित हो जाती है। हालांकि अभी इसके बारे में अभी हम और आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा इसकी विशेषता है कि बुद्धि मध्य किशोरावस्था में अपने मैक्सिमम जितना उसको डेवलप होना होता है वो हो चुकी होती है। नेक्स्ट हमारा है कि बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। मान लीजिए आपके साथ कभी पास्ट में आपने कोई वर्क किया था, आपसे कुछ गलती हुई थी। अब आप फिर से जब उस वर्क को करने जा रहे हो, फिर से उस काम को आप कर रहे हो, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पूर्व अनुभव से आप कुछ सीखे होगे और फिर वहाँ पर आप वो गलती नहीं दोबारा रिपीट करोगे। तो ये है कि पूर्व अनुभवों से आप क्या करते हो, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता को हम बुद्धि बोलते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण देती है। यानी कि जैसे आप रह रहे हो, आपके सामने कभी कोई नई सिचुएशन आ गई, तो आप उसमें कैसे एडजस्ट करते हो अपने आप को, ये गुण हमें बुद्धि से मिलता है। ये भी एक बुद्धि की विशेषता है कि न्यू सिचुएशंस में हम कैसे एडजस्ट होते हैं, कैसे हम अपने अंदर कैसे वैसी कैपेसिटी लाते हैं कि हम उस माहौल में फिर से एडजस्ट हो जाएं। तो ये बुद्धि करती है। नेक्स्ट है कि बुद्धि किसी विशिष्ट जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। सभी जातियों में अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति भी होते हैं और मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई जाति है तो वो जाति बुद्धिमान नहीं होती और कोई जाति है तो वो मंद बुद्धि होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर जाति में कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल भी उनके पास इंटेलिजेंस नहीं होता, बुद्धि बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसा हर जाति में होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई जाति में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग ही होते हैं और कोई जाति में बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि लोग होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये भी बुद्धि की विशेषता है कि हर जाति में लोग कोई बहुत अच्छी बुद्धि वाला होता है, कोई बिल्कुल बुद्धि वाला भी नहीं होता। ऐसा हर जाति में होता है। कोई एक पर्टिकुलर जाति नहीं है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। नेक्स्ट है कि बुद्धि की वृद्धि 16 या 18 की आयु तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके बाद बुद्धि की वर्टिकल ग्रोथ रुक जाती है, पर हॉरिजॉन्टल वृद्धि ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करना व्यक्ति के पूरे जीवन चलता रहता है। यानी कि 16 साल या 18 साल तक में, जैसा ऊपर लिखा हुआ था कि 16 साल या 18 साल तक में जितना बुद्धि का ग्रोथ होना रहता है, वर्टिकल ग्रोथ जितना होना रहता है बच्चे का बुद्धि का, उतना हो गया होता है। इसके बाद उसमें वो नए ज्ञान, नए कौशल को ऐड ऑन करते रहता है। बट मैक्सिमम जो उसका बुद्धि का डेवलपमेंट होना था वो 16 to 18 ईयर्स तक में हो जाता है। उसके बाद हॉरिजेंटल ग्रोथ, हॉरिजेंटल ग्रोथ मीन्स उसने कभी कुछ नया चीज़ देखा तो उसको ऐड कर लिया उसमें,
अपने आप को और इम्प्रूव कर लिया, ऐसा फिर उसके आगे चलता रहता है। नेक्स्ट है, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब कि ऐसा नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों के पास कम बुद्धि होती है, लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बुद्धि लिंग लिंग का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। बुद्धि किसी की भी तेज हो सकती है, बुद्धि किसी की भी मंद हो सकती है, तो लिंग का इस पर कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। यानी कि अब एक इकाई डायमेंशनल, अभी ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुआयामी है। तो ये क्या एक इकाई नहीं होती, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा हो तो सिर्फ पढ़ने को ही हम बोले कि ये बुद्धि इसकी तेज है। और भी टाइप्स के इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे फील्ड में इंटेलिजेंस होते हैं, वो सब समूह है, अलग अलग इकाइयों का समूह होता है बुद्धि, कोई एक इकाई नहीं होती है इसकी। नेक्स्ट है कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन यानी अमूर्त चिंतन में अमूर्त मैंने पहले बताया था कि जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने नहीं है बट हम उसके बारे में भी सोच ले रहे हैं, तो ये जो हम सोचते हैं इसकी योग्यता को ही हम बुद्धि बोलते हैं। तो ये हो गई बुद्धि की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार की कि कौन कौन से प्रकार होते हैं बुद्धि के। अब हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार कि हमारे बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बुद्धि हमारी 3 प्रकार की होती है कहीं पर भी। अब मैं आपको 3 प्रकार की बुद्धि बताऊंगी, एक मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक सामाजिक बुद्धि। तो इन तीनों बुद्धि को हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मूर्त बुद्धि, जिसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस टाइप की बुद्धि क्या होती है, ये बुद्धि जिस बच्चों में होती है वो बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। यानी कि ऐसे जो बच्चे होते हैं जिसमें मूर्त बुद्धि होती है, गामक बुद्धि होती है, इसे हम प्रैक्टिकल या फिर कॉन्क्रीट भी कहते थे, या फिर हमसे मैकेनिकल बुद्धि भी कहते हैं, मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी हम कहते हैं। इस टाइप के बच्चों में क्या होता है कि ये मशीनों को लेकर इनकी नॉलेज खुद ब खुद डेवलप हो जाती होती। जैसे आप देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं कोई कोई, उनको टॉयज आप देते हो, कार्स देते हो या फिर अलग कुछ भी ऐसे टॉयज देते हो, वो क्या करते हो, बच्चे उस कार को बार बार तोड़ते हैं, टूट जाते हैं, उसके पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, वो फिर से उसे जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होती है, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हेंस होती है, धीरे धीरे उनका मशीनों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ती जाती है। जैसे आप देखोगे, आप गए घर में, अगर कोई मशीन है, मिक्सी है या फिर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी है, अगर इसमें कुछ छोटा बड़ा फॉल्ट आ जाता है, या फिर स्विच है, स्विच बोर्ड आप ऑन कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो कितने लोग होते हैं कि बस देखे और डर गए, कह रहे अरे नहीं नहीं फैन चल रहा है, रुक गया। अब वो उसे खुद से हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं फैन था रुक गया है, क्या पता मैं टच करूँ तो मुझे लाइट मार दे, मुझे करंट आ जाए। वो क्या करेंगे, मैकेनिक बुलाएंगे। लेकिन कितने लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो देखे फैन रुक गया, गए खुद गए, फैन को खोले, देखे कि अरे क्या हो गया इसमें, उन्होंने उसे खुद से ठीक कर लिया। मिक्सी अगर वर्क करते करते रुक गई है तो कोई उसको खुद से नहीं बना पाएगा, कहे कि अरे नहीं इसे तो रिपेयर करवाना पड़ेगा। और बट कोई क्या करेगा, उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होता है, वो ले आएगा मशीन को, मिक्सी को खोलेगा, इसमें क्या फॉल्ट हो गया, वो खुद से उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो ये होती है प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर मूर्त बुद्धि, हम इसे बोलते हैं। ये मशीनों की तरफ, मशीनों का नॉलेज जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ये बुद्धि जिसके अंदर होती है, यानी कि जो यांत्रिक बुद्धि है, ये जिस बच्चों के अंदर होती है वो आगे चलकर इंजीनियर्स, मैकेनिक, मिस्त्री, इस टाइप के वो लोग बनते हैं, इंजीनियर्स। नेक्स्ट है, और ये जो था कि ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो था, ये दिया है गैरेट और थॉर्नडाइक साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बुद्धि है अमूर्त बुद्धि, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अब देखिए, गणित के सूत्रों को हल करने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में अमूर्त बुद्धि, यानी कि जो मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं उसको सॉल्व करते हैं इस टाइप के बच्चे। जो चीज़ें उनके सामने नहीं है उसको भी वो क्या करते हैं, समझ लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत तेज़ी से, स्पीड के साथ करते हैं। या फिर आप देखोगे कि कोई कोई जो पोइट्स होते हैं वो इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, उनके शब्दों को पढ़कर आपको लगेगा कि नहीं आप बिल्कुल वहाँ पर पहुँच गए, और सौंदर्य होता है उनके अंदर, सौंदर्यात्मक अनुभूति आपको होती है। वो स्टोरी हो, पोएम्स हो, कुछ भी हो, क्योंकि बहुत इतनी अच्छी लिखते हैं कि आप बिल्कुल उसमें आपको मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये बुद्धि जिसके अंदर होती है वो लोग ज़्यादातर वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि बनते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि।
और ये बुद्धि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, सामाजिक बुद्धि, क्योंकि आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, अगर आपको सोसाइटी में रहने नहीं आता है, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, समाज में लोगों को कैसे डील करते हैं, अगर आपको ये ही नहीं पता है तो फिर ये सब बाकी चीज़ें कुछ काम की नहीं होती हैं। तो सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि के कारण व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। यानी कि इस टाइप के जो लोग होते हैं वो समाज में बहुत अच्छा रोल अपना प्ले कर पाते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर मंत्री होते हैं या फिर कोई बिजनेसमैन होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये सारों के अंदर क्या होती है, सामाजिक बुद्धि इनके अंदर बहुत ही अच्छी होती है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल मैं लेकर आऊँगी फिर से आपके लिए इंटेलिजेंस के कुछ प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत मैं लेकर आऊँगी कल फिर आप सभी के बीच। अभी तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।